हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन के 10 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में लेके आ गई हूँ। सॉरी गाइस, मैं कल नहीं लेके आ सकी, मैंने पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कम्युनिटी पेज पे। तो गाइस, अगर अब मेरी कोई भी मुझे अनाउंसमेंट करनी होगी तो मैं अपने कम्युनिटी पेज पे स्टेटस डाल दिया करूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज आज की, आरबीआई अनाउंसेस डिसीजंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज है GS3 में आएगी, इकोनॉमी सेक्शन में। तो गाइज, अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज देखते हो टीवी पे या थोड़ा बहुत भी अगर एक्टिव हो तो आपको पता ही होगा कि आरबीआई ने क्या कुछ अभी डिसीजंस लिए हैं जिसको अनाउंस किया। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। तो गाइज ये आप मुझे बताओगे ये है क्या। ठीक है, क्योंकि हमने काफी बार डिस्कस करते रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। फिर भी मैं चलो आपको बता देती हूँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो स्टेचुटरी बॉडी है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। और इसके अंदर 6 मेंबर्स बॉडी है और इसको हेड किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे फर्दर क्वेश्चंस में कभी भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, पहली बात तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर हुई है, आरबीआई एक्ट 1934 की। तो इसका काम क्या है, जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स हैं लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको डिटरमाइन करती है ताकि हम क्या कर सकें, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, देखो गाइस, अभी क्या है, जो इकोनॉमिक आउटलुक यही है। देखो अभी आपको पता है जो हमारी जीडीपी है वो बड़ी मतलब कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव हो सकती है। लाइक अभी हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जो Q2 में, जुलाई टू सितंबर में ये 9.8% गिरी है, लेकिन अगले साल जनवरी टू मार्च क्वार्टर में वो कितनी बढ़ेगी, 0.5% इंक्रीज होगी। अगर हम इन्फ्लेशन देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट हो रही है कितनी, 6.8% फॉर जुलाई टू सितंबर, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 आएगा उसके Q2 में। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक आउटलुक है। अब क्या अनाउंसमेंट्स किए है आरबीआई ने वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये कि जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं होगा। देखो रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए क्या कुछ पैसा उधार देता है तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। उसपे कुछ इंटरेस्ट रेट होता है तो उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर उसी तरह अगर कमर्शियल बैंक्स कुछ आरबीआई को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार दे रहे हैं तो उसे क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो अभी क्या है, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो रेपो रेट है वो सेम ही रहेगा जो कि 4% था। साथ में जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी चेंज नहीं होगा, वही सेम रहेगा, दैट इज 3.35%। तो गाइस हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम ही होता है एज कम्पेयर टू रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई ने कंटिन्यू ये बोला है कि हम क्या करेंगे, मॉनेटरी जो मेजर्स हैं वो लेते रहेंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कोविड की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे हमारे जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मनी को इंजेक्ट कर सके इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम डिस्पाइट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, साथ में आपको ये पता होगा हमने अभी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। तो गाइस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है, इसमें यही है कि रेपो रेट पे ही क्या है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रेपो रेट पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अब बैंक्स बोरो कर सकते हैं नियर अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज और उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या किसी भी अदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ कंपनीज इन सर्टेन सेक्टर। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है मैंने आपको बताई थी क्या, इसमें क्या है, जो बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं 1 से 3 साल के लिए आरबीआई से एट द सेम रेपो रेट बाय प्रोवाइडिंग, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है विद सिमिलर और द हायर टेनर एज कोलेटरल। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी चेंज क्या हुआ है, देखो मैंने आपको बता दिया कि रेपो रेट सेम रहेगा। चेंज यही हुआ कि देखो अभी जो आरटीजीएस, तो गाइस आपको पता है पहले जो आरटीजीएस सिस्टम था वो सिर्फ आप तभी ऑपरेट कर सकते थे जब बैंक्स की जो टाइमिंग्स होती थी, और अगर बैंक की हॉलीडेज हैं तो आप आरटीजीएस को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, आरटीजीएस सिस्टम को 24/7 की अवेलेबिलिटी कर दी है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ आरटीजीएस सिस्टम फ्रॉम दिसंबर, ये दिसंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ स्टैटिक पार्ट। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में सिस्टम क्या होना चाहिए, जो गाइस एनईएफटी में आप मिनिमम कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो, जीरो भी आप भेज सकते हो अपने दोस्त को। आरटीजीएस में 2 लाख होनी चाहिए मिनिमम। ये मेनली जो एमएसएमईज होती हैं या फिर जो मतलब कि बहुत बिजनेस मैन होते हैं वो मेनली यही यूज करते हैं आरटीजीएस। आईएमपीएस में मिनिमम भाई 1 रुपया तो आपको भेजना ही होगा। पेमेंट मोड देखो, एनईएफटी आरटीजीएस में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हो, आईएमपीएस ओनली ऑनलाइन होता है। मैक्सिमम ट्रांसफर मनी एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बारी में आप 50,000 ही भेज सकते हो, ये होता है। ठीक है, आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है, आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। सेटलमेंट टाइप देखो रियल टाइम, मतलब कि जैसे अगर आप आरटीजीएस के पैसे ट्रांसफर करते हो तो एकदम से आपके पास फट मैसेज आएगा विद इन सेकंड्स। आईएमपीएस में भी रियल टाइम आता है, लेकिन एनईएफटी में क्या है, आधा घंटा लग जाता है कम से कम।
सर्विस टाइम देखो एनईएफटी आईएमपीएस तो पहले भी 24/7 अवेलेबल थे, लेकिन अब आरटीजीएस को भी दिसंबर से 24/7 अवेलेबल कर दिया जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस तो गाइस ये आपको पता है, जब पहले कुछ मतलब हमने इकोनॉमिक्स में पहले न्यूज पढ़ी थी, लाइक पीटीसी 65 में मैंने आपको कवर कराई थी, तो पहले चार्जेस लगते थे, आपको भी पता होगा एनईएफटी में, लेकिन कभी पहले आरबीआई ने अनाउंस किया था तब नो चार्जेस हो गए थे, इसमें भी नो चार्जेस है। आईएमबी में जो इंडिविजुअल मेंबर्स है वो डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एनईएफटी और जो आरटीजीएस है इसको आरबीआई मतलब कि आरबीआई ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो आईएमपीएस है इसको कौन देखता है, एनपीसीआई, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं हम। नोबेल पीस प्राइज 2020 अवार्डेड टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो गाइस अभी जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको अवार्ड किया गया है, यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो गाइस ये जो न्यूज है जीएस3 में एनवायरमेंट सेक्टर में आएगी। तो इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो अवार्ड किया गया है वो क्यों अवार्ड किया गया, क्या एफर्ट्स थे। देखो सबसे पहले तो इसके एफर्ट टू कम्बाट हंगर, इसलिए इसको दिया गया। साथ में क्या है, जो कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, जो वार अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे किस तरह से उसने ऐसी बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करी है फॉर पीस। थर्ड, ताकि वही वार या कंफ्लिक्ट एरिया में किस तरह से उसने हंगर को प्रिवेंट किया। ठीक है, तो इन 3 चीजों के लिए क्या है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया। अब हम जरा पढ़ लेते हैं यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या। देखो सबसे पहले 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, एट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में हेल्ड हुआ था। ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। इसका काम क्या है, मेनली हंगर को एड्रेस करना और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। ठीक है, जैसे अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 है, उसी तरह ग्लोबल लेवल पे क्या है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है, जिसका मेन काम क्या है, टू एड्रेस हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर्स क्या है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोम या इटली में है। इसका एम क्या है, फूड एड को प्रोवाइड करना इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कोविड चल रहा है तो इन सिचुएशंस में क्या है, फूड एड प्रोवाइड करना और फूड सिक्योरिटी को बनाए रखना बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड प्रोवाइडिंग कैश बेनिफिट ट्रांसफर। देखो अब इसको डोनेशन क्या है, इसके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, ये मेनली क्या है, पब्लिक डोनेशन पे ही चलता है। इसमें आप कोई भी डोनेट कर सकता है, गवर्नमेंट भी, कॉर्पोरेशन भी, या कोई इंडिविजुअल भी, और जो मेंबर है यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये यूएन के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गाइस आपको पता है हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं, तो इसके अंदर जो वर्ल्ड हंगर आपको पता है मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 2। ठीक है, तो इसको हमारा अचीव करना है, तो उसमें क्या है, यूएन का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इंडिया के साथ 1963 से क्या है, वर्क में है, और ये अभी क्या है, हमारे इंडिया के लिए क्या है, एक रिसेंट एक स्ट्रेटेजी उसने बनाई है, दैट इज कंट्री स्ट्रेटेजी प्लान फॉर 2019 टू 23। देखो रिसेंटली सेंटर ने भी क्या है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्ट्रेटेजी है उसको अप्रूवल दे दिया पायलट बेसिस पे, मतलब कि स्मॉल स्केल पे है। इसका नाम क्या है, अन्नपूर्ति प्रोग्राम। देखो अन्नपूर्ति प्रोग्राम के अंडर क्या होएगा, जैसे एटीएम्स होते हैं, एटीएम्स में आप क्या करते हो, अपना कार्ड डालते हो और अपने पैसे निकाल लेते हो, तो एटीएम्स फुल राइज होंगे, मतलब कि अगर आपको पैसे डालोगे तो आपको राइस आ जाएंगे। ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर्स होंगे, ये एम क्या होगा इसका, ताकि जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, जमाखोरी होती है, उनको हम चेक कर सकें। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। प्रधानमंत्री टू लॉन्च प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। तो गाइस ये जो न्यूज है ये जीएस2 में कवर होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ठीक है, तो ये गवर्नेंस के अंडर आएगा मेन। तो गाइस अभी क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा स्वामित्व स्कीम है क्या। जो गाइस स्वामित्व स्कीम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। देखो आपको नाम से समझ में आ गया होगा। देखो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारे विलेज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्हें डिजिटाइज करना है। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम क्या है, विलेज के सर्विस या उनकी जो लैंड जो उन्हें मैप करना विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये स्कीम कैसे स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% सेक्टर के द्वारा सेंटर के द्वारा फंड की गई है। किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको पता होना चाहिए, 2 स्कीम्स हमने 21 अप्रैल पंचायती डे पे मतलब कि लॉन्च हुई थी। एक तो ई ग्राम स्वराज हुई थी और एक ई स्वामित्व स्कीम हुई थी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था जून के करंट अफेयर्स में, मेरी रिवीजन की मैगजीन है, जून के करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इसका एम क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो भी विलेज हाउस होल्ड ओनर्स है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी या लैंड है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, जो भी उनके रूरल एरियाज में, और जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको एक इशू होगा क्या, प्रॉपर्टी कार्ड। तो अभी हमने यही पढ़ा ना, पीएम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कार्ड को इशू करेंगे अंडर स्वामित्व स्कीम। मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर है उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, जो भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के जो एसेट्स हैं उन्हें भी सर्वे किया जाएगा, और जीआईएस मैप्स में उन्हें भी क्रिएट किया जाएगा। इसमें क्या ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी से क्या आपके जो लैंड है उन्हें डिमार्केट किया जाएगा। ठीक है,
अब गाइस ऑफ कोर्स अब डिजिटाइज होगा, इससे क्या होगा, जो आपके डिस्प्यूट्स होंगे, जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होंगे। ठीक है, स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस इंडिया इन अ फेज्ड मैनर। 5-4 साल में क्या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 2020 टू 24। इवेंचुअली ये कवर करेगी 6.62 लाख विलेजेस ऑफ आवर कंट्री। बेनिफिट्स कहेंगे ऑफकोर्स सबसे पहले क्या रूरल इंडिया में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं बाय इनेबल देम, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं एज अ मतलब कोलेटरल की तरह, एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सेकंड क्या हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, हमें एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स पता चलेंगे, ताकि क्या 2-2 गज की जमीन की वजह से जो लोग लड़ाई करते हैं वो उनको प्रिवेंट कर सकें, फॉर क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। थर्ड क्या वी कैन डिटरमिन प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, कोई इसमें क्या होगी, अब कुछ मतलब कि काला बाजारी नहीं होगी, आप अच्छे से प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमिन कर सकते हो। ऑफ कोर्स लास्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट, हम जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं या जो लीगल केसेस हैं उन्हें रिड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में इसलिए थी, जो बेनिफिशियरीज हैं फ्रॉम विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स दैट्स द यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड द कर्नाटका। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड्स को लॉन्च किया। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन ये जो 6 स्टेट्स हैं इनको याद रख लेना, और बाकी जो स्वामित्व स्कीम है वो पूरी क्या कह रही है ये आपको पता होना चाहिए, कि सेंटर सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, क्या क्या इसका एम क्या है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपनी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इश्यूज एडवाइजरी ऑन वुमेन्स राइट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो ये जो न्यूज है ये हमारे सोशल इश्यूज में कवर होगी, विच इज कवर्ड बोथ इन GS1 एंड द GS2। सो गाइस नाउ व्हाट इज द मैटर। सो गाइस आपको पता है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, there was a report by National Commission for Women that there are increased number of cases against the women, especially domestic violence cases। ठीक है, so एडवाइजरी इस रिस्पॉन्स में क्या है NHRC ने इशू करी है, दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, तो अभी एडवाइजरी किसने इशू करी है, हमारे NHRC ने। क्यों, क्योंकि जब रिपोर्ट निकाली किसने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने, जिन्होंने ये फाइंड किया कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो नियरली 2.5 गुना बढ़े हुए हैं। ठीक है, हैड इंक्रीज 2.5 टाइम्स बिटवीन फरवरी टू मई 2020। ठीक है, अब एडवाइजरी क्या है, देखो सबसे पहले कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब कि हम एक टास्क फोर्स को सेटअप करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, ताकि हम क्या कर सके, जो वायलेंस प्रिवेंशन है उसे कैटेगराइज कर सके एज एन असेंशियल सर्विसेज, मतलब कि असेंशियल सर्विसेज में हमारी। ठीक है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स में ये है कि हमें क्या करना है, जो फ्री कंट्रासेप्टिव्स हैं या जो भी अदर मटेरियल्स होते हैं फॉर सेफ डिलीवरी, उनको हम डिलीवर कर सकें टू दैट वुमेन फॉर, मतलब कि एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब लाइक जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे हम क्या कर सके, वुमेन को ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। थर्ड क्या है, इसमें ये बोला है वुमेन एट वर्क, अगर किसी भी वुमेन वर्कर्स को कुछ लोन लेना है तो उसको हम कैसे, मतलब कि मोमेरिटोरियम, इसमें क्या है, जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको एज एन इनफॉर्मल वर्कर रिकॉग्निशन दिया गया है, ताकि जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं अगर उनको कोई लोन लेना है तो वो इन सबको ले सकें। ठीक है, साथ में जो आशा वर्कर्स होती हैं, आपको पता ही है कि आशा वर्कर्स कौन होती हैं, इनको भी क्या किया है, इनको मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स में अंडर कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की वुमेन है, इन्हें भी बोला है कि इन्हें असेंशियल जो कम्युनिटी सर्विसेज है, असेंशियल जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो इन्हें मिलेगी विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स जो मेनली टीनेजर गर्ल्स होती हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आयरन फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स है ये इन्हें प्रोवाइड की जाएगी एज एन असेंशियल आइटम। ठीक है, बाकी वुमेन प्रिजन के लिए देखो, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो प्रिजन में है उनको पहली बार रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो वुमेन है जो जेल्स में रह रही हैं उनको बेटर वॉशरूम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, साथ में जो जेंडर सेंसिटिव हेल्थ सर्विसेज है वो इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए जो ये टॉपिक है ना, एज एन मतलब कि GS में लिखने के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब कि इसमें ये पता होगा कि हर एक बंदे के लिए क्या है इसमें, मतलब कि जैसे वुमेन प्रिजनर्स के बारे में लिखा है, एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में लिखा है, सेक्स वर्कर्स के बारे में लिखा है, कम्युनिटी मतलब कि जो माइनॉरिटी वुमेन है इन सब के बारे में लिखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सजा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही बताया कि क्या क्या एडवाइजरी इशू करी है। अब NHRC का आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को वॉचडॉग करती है कि कहीं हमारे ह्यूमन राइट्स कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 75th यूनियन जनरल असेंबली मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड वुमेन। तो गाइस अभी क्या हुआ, 75th ये जो मीटिंग हुई है किसकी नाम की, ठीक है, तो वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो गाइस आपको पता ही होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है। देखो आप जब 1990 में कोल्ड वॉर हुआ था, किस किस के बीच में, तो आपको पता है USA और USSR के बीच में हुआ था। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज हो रही थी या तो वो USA की तरफ जा रही थी, कुछ कंट्रीज तो USSR के साथ जा रही थी, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी वो बोल रही थी कि नहीं, तो हम ना USA के साथ हैं, हम ना USSR के साथ हैं, हम लोग तो न्यूट्रल है,
तो उन्हीं को बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग फॉर्म हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का दैट डिडंट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ विद आइदर द यूएस एंड द यूएसएसआर, मतलब कि किसने खुद को अलाइन नहीं किया था, ना ही यूएसए के साथ ना ही यूएसएसआर के साथ, एंड दे रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, अब देखो कोई भी काम होता है वो किसी प्रिंसिपल्स पे क्या चलता है, तो नाम जो है इसका जो मेनली प्रिंसिपल्स था वो बाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे चलता है। अब वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आए, जो नाम की सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, दैट इज द बैंडोंग 1955। तो वहीं पे जो 10 प्रिंसिपल्स थे उन्हें अडॉप्ट किया गया था। तब से जो नाम समिट है या जो नाम जो ग्रुप है वो इसी प्रिंसिपल्स पे चलता है, ठीक है। इट वाज फॉर्मुलेटेड इन एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बार्डन। जो नाम की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिस इज द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, 1961 में हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घना एंड द इंडोनेशिया। अब हम ये पढ़ लेते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग है क्या। देखो हमें क्या करना है, अब हर एक नेशन के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना है एंड प्रिंसिपल ऑफ चार्टर ऑफ यूएन। साथ में हमें क्या करना है, हर एक नेशन की सॉवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है। हमें क्या करना है, इक्वालिटी बरतनी है, वी हैव टू ट्रीट इक्वल अमंग ऑल रेसेस एंड ऑफ द इक्वालिटी अमंग ऑल नेशन बोथ लार्ज एंड स्मॉल। चाहे कोई नेशन लार्ज है चाहे स्मॉल है, चाहे वहां किसी भी रेस के बंदे रहते हैं, आपको उन्हें रिस्पेक्ट पूरी करना है। हमें किसी के भी नेशन के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। फिफ्थ क्या है, हमें क्या करना है, हर एक नेशन का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर एक नेशन के पास अपना राइट होता है टू डिफेंड इटसेल्फ आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन कंफॉर्मिटी विद द चार्टर ऑफ यूएन, जो यूएन के चार्टर में है। हमें क्या करना है, कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट्स नहीं बनाने ताकि हम किसी स्पेशल इंटरेस्ट को बेनिफिट, मतलब कि ये नहीं है कि हम 2-3 कंट्री इकट्ठे मिलकर अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए क्या है किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट हम कोई साजिश कर सके, ऐसा हमने नहीं करना। हमें क्या करना है, किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट प्रेशर नहीं यूज करना। साथ में हमें क्या करना है, ऐसा कोई भी मतलब कि थ्रेटन नहीं करना किसी भी सिक्योरिटी को। एट्थ क्या है, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं उसे हमें पीसफुली क्या है उसको एड्रेस करना है, उसका सोल्यूशन हमें पीसफुली लेना है एज पर चार्टर ऑफ यूएन। साथ में हमें क्या करना है, हर एक कंट्री अपने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उन्हें क्या करना है, प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट करना है जस्टिस एंड ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो दीज आर द 10 बांडुंग प्रिंसिपल। अब हमने क्या करना है, जो वर्चुअल मिनिस्टर मीटिंग हुई है नाम मेंबर्स की, जो हेल्ड हुई है ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन एंड आल्सो 65th एनिवर्सरी ऑफ लैंडमार्क बांडुंग कॉन्फ्रेंस दैट रिजल्टेड इन एडॉप्शन ऑफ फाउंडिंग प्रिंसिपल नाम। अब की पॉइंट्स इंडिया के द्वारा का हाईलाइट किया, देखो इंडिया ने ये हाईलाइट किया कि नाम जो हमारी इसके अंदर जो कंट्रीज हैं उनके पास काफी अटेंशन मतलब पोटेंशियल है दैट इट कैन एड्रेस एनी प्राइमरी इश्यूज, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें जो कोऑपरेशन चाहिए वो ग्लोबल लेवल पे चाहिए। दूसरा बात है, कोविड-19 पैंडेमिक से हमें ये पता चल गया कि सभी कंट्रीज आपस में कितना ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि आप चाहे एक दूसरे से लड़ लो मर लो, लेकिन स्टिल वी आर इंटरकनेक्टेड। आप देख लो चाइना से, जब से चाइना से हमारा माल कम होने के हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट हमें पता चल रहा है। हमारे जो जेनरिक मेडिसिन के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, चाहे फोटोवोल्टिक सेल्स हैं सब, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, सबका सब हम किस पे, चाइना पे कितना डिपेंडेंट थे, जिस वजह से हमने अपने आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वी कंट्रीज हाउ मच आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फेक न्यूज है, इट कैन बी अ बिग थ्रेट ऑन सोशल कोहेजन एंड द कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसमें ये भी बताया जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, स्पेशली उन कंट्रीज में विच आर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, जो ये न्यूज थी ये GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। बिहेवियरल चेंज कैंपेन टू बीट फेस्टिव रश। तो गाइस आपको भी नाम से थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा, दिवाली आने वाली है, तो भाई दिवाली जब भी आएगी तो आपको पता है फेस्टिवल है, तो भाई रश कितना होता है मार्केट्स में आपको पता है। देखो इसमें यही है कि ताकि हम जो फेस्टिवल की वजह से जो रश होता है उसको हम क्या कर सके, बीट कर सके, ठीक है। देखो ये कोविड-19 कैंपेन है, 2 मंथ्स के लिए चलाया जाएगा, मेनली अक्टूबर टू नवंबर, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। देखो आपको पता है लॉकडाउन के ड्यूरिंग क्या स्टार्ट हुआ था, स्टे होम स्टे सेफ। इससे हम न्यू स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट होंगे, दैट इज द अनलॉक विद प्रिकॉशन। मतलब अनलॉक हो रहा है लेकिन प्रिकॉशंस के साथ करो, ये नहीं कि द्वारा आप कोरोना की रफ्तार को बढ़ा दो, ठीक है। इसमें हम मैसेज यही देंगे कि हमें प्रमोट करना है बिहेवियरल चेंज का, मतलब आपको पता है न्यू नॉर्म्स, दैट इज न्यू नॉर्म्स क्या है, वियर मास्क करो, वॉश हैंड्स एंड फॉलो करो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सो दीज आर द बिहेवियरल नॉर्म्स व्हिच वी हैव टू फॉलो सो दैट वी कैन बीट फेस्टिव रश। चाइना ज्वाइंस कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल असेस फैसिलिटी दैट इज कोवैक्स। तो गाइस आपको पता है जो कोवैक्स है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इसका काम किया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, ताकि हम क्या कर सके, कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्हें हम इक्विटेबल वे में असेस प्रोवाइड कर सकें ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन वंस देयर लाइसेंस एंड अप्रूव। जब भी वैक्सीन बनेगा तो हम हर एक कंट्री को
इक्वली एक्सेस पहुंचा सके उन वैक्सीन का। ठीक है, तो चाइना ने अभी ऑफिशियली इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया और डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन कर लिया है, डब्ल्यूएचओ लीड कोवैक्स फैसिलिटी को ज्वाइन कर लिया। देखो जो कोवैक्स फैसिलिटी है ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा लीड की जा रही है, साथ में कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन गावी, दैट इज द ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड वैक्सीन एलियंस, इन चारों के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिसका एम क्या है कि अगले साल के एंड तक हमें 2 बिलियन डोसेज ऑफ वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड हमें क्या करना है, डिलीवर करना है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्राम, तो भाई सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए रुद्राम है क्या, इट इज एन एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो भाई इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, डेवलप्ड किसके द्वारा की है, डीआरडीओ, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये डिजाइन इसलिए की गई है ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा अपोजिशन है, जो हमारे पे अटैक करना चाह रहा है, उसका जो एयर सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उसे डिटेक्ट कर सकें, ट्रैक कर सकें और न्यूट्रलाइज कर सकें। इसको हम लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम हाइट रेंजिंग फ्रॉम 500 मीटर टू 15 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो इसकी कितनी हाइट है। इससे क्या होगा, जो इंडियन एयरफोर्स है नाउ इट हैज द कैपेबिलिटी कि वो क्या कर सकती है, हमारा जो अपोजिशन है उसके एयर डिफेंस सेटअप को उसकी एनिमी की टेरिटरी में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। विद दिस इंडियन एयरफोर्स नाउ हैज द कैपेबिलिटी to perform SEAL, that is the suppression of enemy air defense operations deep into the enemy territory to destroy enemy air defense setup। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सितवे पोर्ट गाइस ये क्या है, इंडिया और म्यांमार ने एग्री किया है कि अभी 2021 से क्या है सितवे पोर्ट को ऑपरेशन में लेके आएंगे। सितवे कहाँ पे लोकेट है, साउथ वेस्ट म्यांमार के रखाइन स्टेट में है। ये कालादान रिवर पे लोकेट है विच फ्लोज इनटू द मिजोरम इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो पोर्ट इंडिया के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है अंडर विच पार्ट, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखो इसका एम ये कि हम क्या कर सकें, साथ में म्यांमार के अंदर तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें और साथ में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इसको भी डेवलप कर सकें और इसको प्रोवाइड कर सके कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ, मतलब डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज। किर्गिस्तान क्या है, देखो सॉरी, इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रांसपोर्ट गुड्स की जो नीड है उस पर रिडक्शन होगी थ्रू नैरो सिलगुरी रेडको। ठीक है, किर्गिस्तान के देखो गाइस पहली बात हमें पता चले किर्गिस्तान न्यूज में क्यों था। देखो अभी क्या है, वहाँ की जो बिशकेक कैपिटल है वहाँ पे स्टील प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो किर्गिस्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब हमें इसकी थोड़ी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि जो किर्गिस्तान है वो लैंडलॉक्ड कंट्री का सेंट्रल एशिया में बाउंडेड है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, कजाकिस्तान है, कि चाइना कहाँ पे है, ईस्ट और साउथ में क्या है, मेनली चाइना है, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान क्या है इसके साउथ में और वेस्ट में है। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ फरगैना वैली को शेयर करता है और जो माउंटेनियस रीजन है तियानचन वो भी। ठीक है, जो एंटायर सेंट्रल एशिया रीजन है वो रिच इन मिनरल्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट न्यूज पढ़ते हैं, दैट इज द खरदुंगला पास। तो ये जो खरदुंगला पास है आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी क्या एक नया रिकॉर्ड अचीव किया ऑफ हाईएस्ट स्काई डाइव लैंडिंग एट खरदुंगला प्लस ले एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,982 फीट। तो खरदुंगला की भाई ज्योग्राफी याद कर लेना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपकी बार क्या पूछा गया था, नुब्रा ग्लेशियर का पूछा गया था ना शायद। जो खरदुंगला है वो माउंटेन पास है कहाँ, लद्दाख रीजन में। ये देखो लेह इसके नॉर्थ में है, इट लाइज नॉर्थ ऑफ द लेह। ठीक है, आई मीन ये लेह के नॉर्थ में है और इस पास के थ्रू आप श्योक और नुब्रा वैलीज में भी जा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है एज वी कैन यूज दिस पास टू कैरी सप्लाईज टू सियाचिन ग्लेशियर। सो गाइस यहाँ पे 10 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।